चलिए स्टार्ट करते हैं। वेव और साउंड का हमारा ये चैप्टर होगा, इसके अच्छे एमसीक्यूज का कलेक्शन है। देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट और मीन पोजीशन इज कॉल्ड। देखो, कोई भी वेव जो होती है, उस वेव का अगर ये मीन पोजीशन बोली जाए, ये लाइन, तो इस वेव को मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं। ये एक वेव हो गई। ये पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, अधिकतम दूरी। तो देखो, दो वेव अगर मैं आपके सामने बनाता हूं, ये आप इस वेव को देखो। ये जो अधिकतम दूरी है, ये वाली, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको कहा जाता है एम्पलीट्यूड। हिंदी में इसको आयाम। तो आंसर हो गया हमारा आयाम। अब ये एम्पलीट्यूड क्या करता है? तो ये किसी भी वेव को, अगर मैं बोलूँ ये साउंड की वेव है, तो एम्पलीफायर जो रखा होता है, जो माइक से जुड़ा होता है, वो इसी को बढ़ा देता है। यानी कि आप, ये नॉर्मल वॉइस है और ये है आपकी माइक वाली एम्पलीफायर वाली वॉइस, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। तो एम्पलीफायर इसको ऐसे कर देगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? आवाज दूर तक जाएगी। यानी कि ये लाउडनेस, इंटेंसिटी, इनको बढ़ा देता है, तीव्रता को, दूरी तक आवाज जाएगी। शेर की दहाड़ का बहुत ज्यादा आयाम होता है, तो ये आयाम, एम्पलीट्यूड, वहीं से बना हुआ है एम्पलीफायर। तो ये इस पॉइंट को कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी होती क्या है। तो देखो, फ्रीक्वेंसी अगर मैं आपको बोलूं, कोई भी वेव यहां से लेकर के यहां तक, इस वेव ने खुद को एक बार कंप्लीट किया है, और अगेन यहां से लेकर यहां तक इसने अपने आप को दूसरी बार कंप्लीट कर लिया है। तो इस इमेज में आपको दो कंप्लीट वेव्स दिखाई दे रही हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? आवृत्ति। आवृत्ति में क्या बोला जाता है कि एक सेकंड का टाइम पीरियड आप फिक्स कर लो। एक सेकंड में देख लो कि इस वेव ने खुद को कितनी बार रिपीट किया है। तो मैं अगर कह दूं कि यहां से लेके यहां तक एक सेकंड का समय लगा था, तो इस वेव ने खुद को दो बार रिपीट कर लिया। दैट मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी इस वेव की? 2 हर्ट्ज। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो आवृत्ति और कुछ नहीं, एक सेकंड में कंप्लीट करने वाले वेव्स के नंबर ऑफ वाइब्रेशन बोल सकते हो, या वेव ने खुद को कितनी बार पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। वेव लेंथ क्या होती है? लंबाई। देखो, नाम में है लंबाई। कई बार एसएससी एग्जाम इसका यूनिट पूछ लेता है। तो लेंथ, लेंथ है तो लंबाई, आंसर मीटर होगा। अब वो मीटर ना देकर के नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये सब दे देता है ऑप्शन में, तो ये लेंथ ही है। अब किसकी लेंथ? तो नाम में है वेव की लेंथ। दैट मीन्स एक कंप्लीट वेव यहां से लेकर यहां तक हो गई। तो इस एक कंप्लीट वेव की अगर मैं लेंथ बोलूं यहां से लेकर यहां तक, तो ये कहलाती है वेव लेंथ, जिसको लैम्डा से दिखाते हैं, तरंग दैर्घ्य। तो एक कंप्लीट वेव की लेंथ बोल दूं, या मैं ऐसे कह दूं, किसी भी वेव का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, इसको हम हिंदी में श्रृंग कहते हैं, इंग्लिश में कहलाता है क्रेस्ट। तो दो कंटिन्यूअस जो क्रेस्ट है या श्रृंग है, इनके बीच की दूरी यहां से लेके यहां तक, इसको भी मैं वेवलेंथ कह सकता हूं। या मैं बोल दूं कि एक कंप्लीट वेव जो यहां से लेके यहां तक खुद को कंप्लीट कर रही है ये वेव, इसकी लेंथ बोल दूं, बात वही आएगी, लेंथ वही रहेगी। तो ये वेवलेंथ हो गई है। टाइम पीरियड क्या है? ये सारे के सारे प्रॉपर्टी एक वेव की ही है। तो देखना टाइम पीरियड क्या होता है। हम वापस से वहीं आते हैं कि एक सेकंड में इस वेव ने खुद को कितनी बार कंप्लीट किया था। तो आप बोलोगे 2 बार कंप्लीट किया था। अब मैं बोलूं अच्छा ठीक है, एक सेकंड में तो 2 बार कंप्लीट किया, लेकिन एक बार कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया, वही क्या कहलाता है? टाइम पीरियड। तो एक सेकंड में अगर वेव खुद को 10 बार कंप्लीट कर रही है, तो एक बार कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगी? तो हम 1/10 कर देंगे। दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। इनमें ये आपस में रिलेशन है। और ये टाइम पीरियड है, इसका आपसे कभी भी यूनिट पूछ लिया जाए तो इसके नाम में आंसर है टाइम। टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड होती है। तो ये अगर सेकंड है तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी? या तो हर्ट्ज, जो कि वैज्ञानिक बेस्ड यूनिट हो गई, जो वैज्ञानिक का नाम था, या इस सेकंड को उल्टा कर दो, सेकंड की पावर -1 बोल दो, या 1/सेकंड बोल दो, वो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था। हमने सारे पॉइंट देख लिए, क्या क्या चीजें हो सकती है वेव की। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछ रहा है आसानी से, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? तो एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM। सरल आवर्त गति का क्या उदाहरण है? सरल आवर्त गति में मेनली होगा क्या? जैसे मैं आपको एक बताऊं, सरल आवर्त गति होती क्या है। इसमें एक मीन पोजीशन होती है, और उस मीन पोजीशन के दोनों तरफ, यानी इसको मैं बोलूं इक्विलिब्रियम पोजीशन, मध्य अवस्था होती है एक, इसके दोनों तरफ मूवमेंट होगा, मोशन होगा, और बार बार वो फोर्स इन पोजीशंस पे लग के इसको अगेन
डिस्प्लेसमेंट बीचों बीच लाना चाहेगा, ये कहलाता है मूवमेंट बार बार एसएचएम का। तो देखो पृथ्वी अपनी एक्सिस पे घूम रही है, इसका मतलब ये तो रोटेशनल मोशन है, घूर्णन गति है। तो सरल पेंडुलम, एक दीवार से अगर एक रस्सी की सहायता से एक ऐसा पेंडुलम बांध दिया जाए, इस पेंडुलम को उठा करके यहां पर ला करके, जैसे ही हम यहां ला करके इसको छोड़ देंगे, अब क्या करेगा ये, तो अब लगातार इस पर जो भी फोर्स लगेगा वो अगेन इसको वापस कहां लाना चाहेगा, इसकी मीन पोजीशन पे। तो यहां देखो यहां लाना चाहेगा, फिर ये यहां रुकेगा नहीं, ये अगेन यहां तक जाएगा और यहां पर अगेन इस पर मीन पोजीशन पे लाने के लिए फोर्स लगेगा। ये गति एक माध्य अवस्था के इर्द गिर्द दोनों तरफ होने वाली गति क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जैसे आप झूला झूलते हो तो वो झूला भी इस तरीके से बंधा होता है, आप यहाँ पर बैठ जाते हो, वो झूला आगे पीछे एक मीन पोजीशन के दोनों तरफ काम करता रहता है। तो ये एसएचएम का उदाहरण हो गया। तो सिंपल पेंडुलम्स जो होते हैं, या जो आप देखोगे अगर घड़ी आती है घर में, घड़ी लगी होती है जिसके नीचे से पेंडुलम लगा होता है, वो भी लगातार इस तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है, तो वो भी एसएचएम कर रहा होता है। गेंद का फर्श पर उछलना, ये कोई उदाहरण नहीं हुआ। सीलिंग फैन रोटेशनल गति है, रोटेशनल है, ना कि एसएचएम। तो ये एसएचएम याद रखना है। झूले वाली स्विंग वाली जो भी गति होगी, बंजी जंपिंग करते हैं, वो गति बिल्कुल एसएचएम का उदाहरण है। ठीक है, तो ये था एसएचएम का उदाहरण। पेंडुलम्स जो होते हैं वो इसी पर आधारित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ ए सेकेंड पेंडुलम इज, देखो टाइम पीरियड जो आवर्तकाल पूछ रहा है, आवर्तकाल का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया था टाइम पीरियड, कि ये वो टाइम है जिसमें एक वाइब्रेशन या एक ऑसिलेशन, एक कंपन को पूरा करने में लगने वाला जो समय होता है, उसी को हम बोल देते हैं टाइम पीरियड। तो ये एक तरीके से आप याद रखना, सेकंड पेंडुलम जो होता है, इसके नाम में ये सेकंड जो वर्ड है, इससे याद रख लो सेकंड, यानी कि ये इसका आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। यानी अपना ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करने में कितना समय लेगा, तो ये लेता है 2 सेकंड लेता है, इसीलिए इसका नाम सेकंड पेंडुलम है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन, एक साधारण लोलक की अवधि दुगनी हो जाती है, यानी कि टाइम पीरियड बोल रहा है ये, अवधि। तो टाइम पीरियड जो है वो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टाइम्स हो जाती है। अब पूछ रहा है कब हो जाती है। तो देखो, तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो कोई भी जो सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है 2π√L/g। अब इसको मैं बताऊं आपको, तो ये सपोज कर लो ये बॉब कहलाता है, ये जो लेंथ है पेंडुलम की, रस्सी की जो लंबाई है, ये L हो गई। जी आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा। 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, दैट मीन्स ये जो टाइम पीरियड है वो L और G केवल इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। और G हम अर्थ के लिए मान लेते हैं, अर्थ पर पूरी जगह हम लोग 9.80 लेके चलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हालांकि पोल्स वगैरह पे चेंज हो जाता है, लेकिन हमें वहां इस बारे में वो बात नहीं करनी है अभी। ये 2 फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी देखा जाए तो एकमात्र ये 2 पॉइंट बचे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवधि, टाइम पीरियड 2 गुना हो गया है, यानी हम क्या करें कि ये चीज 2 टाइम्स हो जाए। तो दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, अगर लंबाई को 2 टाइम्स कर देंगे, पहला ऑप्शन, तो इसको 2 करने से ये 2 नहीं हो सकता, अंडर रूट के अंदर है। बॉब का द्रव्यमान दुगना हो गया है, क्या द्रव्यमान जो मास होता है इस बॉब का, क्या मास कहीं भी फॉर्मूले में है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। तीसरा क्या कह रहा है, लंबाई 4 गुना कर दी गई है, लंबाई यानी ये लेंथ। अब आप लेंथ को अगर 4L कर दोगे और उसका मैं अंडर रूट लूंगा, तो 4 का अंडर रूट 2, दैट मीन्स हो गया ना, 2 टाइम्स मैच हो गया। तो बिल्कुल ठीक है, अगर हम इसकी लंबाई 4 गुना कर देंगे तो उसका अंडर रूट निकालते ही अपने आप ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और मास वगैरह देखो, अगला ऑप्शन मास पे तो डिपेंड करता ही नहीं है। तो आपको ओवरऑल याद रखना है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बोल दूं, स्विंग बोल दे, झूला बोल दें, लेंथ और जी पे डिपेंड करेगा। तो लेंथ आप जितनी भी ज़्यादा अप डाउन करोगे उससे फ़र्क पड़ जाएगा, और ग्रेविटेड एक्सेलरेशन से फ़र्क पड़ जाएगा। आप मून पर ले गए तो मून पर ले जाते ही ये वैल्यू कम हो जाती है, दैट मीन्स ये बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ गया है, इसका मतलब अब स्विंग को अपना एक वाइब्रेशन, एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ गया है। तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब हो गया है कि झूला धीमे हो जाता है, स्विंग स्लो हो चुका है। ठीक है, तो लंबाई अगर 4 टाइम्स कर दोगे तो टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो जाएगा किसी भी पेंडुलम या स्विंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, अनुनाद किसका उदाहरण है।
तो ट्यूनिंग फोक, तो ट्यूनिंग फोक रेजोनेंस का उदाहरण है। यानी ट्यूनिंग फोक जो होता है, जो स्वरित्र होते हैं, इस तरीके से मेटल की स्टिक्स होती है, इस तरीके से जब आप इस पर चोट करते हो तो ये वाइब्रेट करते हैं ये। तो रेजोनेंस का उदाहरण ये जरूर है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है रेजोनेंस किसका एग्जाम्पल है। तो रेजोनेंस किसका एग्जाम्पल है तो मैं आपको बताऊं, पहले रेजोनेंस का कंसेप्ट समझ लो, उसी से आंसर आ जाएगा। ये एक ट्यूनिंग फोक था, थोड़ी दूरी पर एक दूसरा ट्यूनिंग फोक रखा गया है, सेम फ्रीक्वेंसी की दोनों ट्यूनिंग फोक है, दोनों की आवृत्ति सेम है। अब इस पर मैं एक अगर हथौड़े से चोट करूं इस पर, तो चोट करते ही वाइब्रेट करेगा बहुत तेजी से, और ये वाइब्रेशंस आपको पता है हवा मीडियम होती है, हवा के थ्रू ये ट्रैवल करते हुए इस तक पहुंचेंगे, और जब ये इस तक पहुंचेंगे तो वो कंपन, वो वाइब्रेशन इसमें आ जाएंगे और ये भी वाइब्रेट करने लग जाएगा। दैट मीन्स क्या हुआ डेफिनेशन से, कि इस पर हमने बाहर से डायरेक्टली इसको वाइब्रेशन नहीं दिए हैं, हमने इस ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेशन दिए थे, वो इस तक पहुंच गए हैं। यानी कि हमने फोर्सफुली एक बाहर से लगा करके एक ऑसिलेशंस, कंपन इसको दे दिए हैं। तो ये क्या कहलाता है, रेजोनेंस किसका उदाहरण है। तो रेजोनेंस एक फोर्स्ड ऑसिलेशन का, प्रणोदित कंपन कहते हैं इसको हिंदी में, ये इसका उदाहरण है प्रणोदित कंपन का। मुक्त कंपन नहीं है, मुक्त कंपन होते तो इसमें डायरेक्टली कहां से आए, इसके थ्रू आए हैं। दैट मीन्स हमने इस पर दिया तो इसका वो जो फोर्स था वो हवा के थ्रू, मीडियम के थ्रू वाइब्रेशन यहां तक आ गया, क्योंकि आपको पता है वाइब्रेशंस को ट्रेवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। तो इस वजह से ये यहां से यहां तक आ गए, तो ये क्या कहलाएगा, फोर्स्ड ऑसिलेशन या फोर्स्ड वाइब्रेशन का उदाहरण है रेजोनेंस। अनुनाद, अब अनुनाद के अगर मैं बोलूं कि अनुनाद के कुछ उदाहरण क्या हैं, तो ट्यूनिंग फॉक अनुनाद पर काम करता है। रेडियो के जो आपके, जो रेडियो के थ्रू आप जो फ्रीक्वेंसी पकड़ के चैनल मैच करते हो, इसी घटना पर करते हो रेजोनेंस पर। जो भी सिग्नल छोड़ा गया है बाहर से, आप अपने रेडियो को उसी सिग्नल पे ले आते हो, तो फ्रीक्वेंसी जैसे ही मैच होती है आपको गाने सुनने लग जाते हैं, तो रेजोनेंस उसी का उदाहरण है। और उदाहरण बोलें तो आपने सुना होगा कि सैनिकों को पुल पर मार्च करने की मनाही होती है, तो जो झूलते लटकते ब्रिज होते हैं उन पर अगर कदम ताल मार्च करके सेना जाएगी तो वो भी एक फोर्स वाइब्रेशन के अंदर आ जाएंगे और वो पुल डैमेज हो सकता है। तो ये सब उदाहरण किसके, रेजोनेंस के। संगीत गा करके ग्लास को, कांच के ग्लास को तोड़ देना, ये सब रेजोनेंस के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेव्स प्रोड्यूस्ड एट द बॉटम ऑफ द सी ड्यू टू एन एक्सप्लोजन आर, ये कह रहा है समुद्र की तली में, समुद्र के बॉटम के अंदर विस्फोट हुआ है, तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी वो किस नेचर की होंगी। तो सबसे पहले याद रखना, एक नेचर होता है लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य कहते हैं इसको, और एक होता है ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का मतलब क्या है, कंपन जो होंगे वो गति की दिशा के 90 डिग्री पर होंगे। दैट मीन्स अगर वेव इस तरीके से चल रही है तो कंपन परपेंडिकुलर चल रहे होंगे 90 डिग्री पर। और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, कि अगर वेव इधर जा रही है तो उसके कंपन भी इसी डायरेक्शन में चल रहे होंगे, यानी कि इनके अंदर एंगल 0 डिग्री या 180 बोल सकता हूं। दैट मीन्स डायरेक्शन और वाइब्रेशंस की डायरेक्शन सेम होती है। जैसे एक स्प्रिंग को अगर दबा करके ऐसे आप छोड़ दोगे, लूज कर दोगे, तो इस तरीके से स्प्रिंग जो अगर गति कर रही हो तो स्प्रिंग के कंपन भी इसी दिशा में हो रहे होते हैं और गति भी स्प्रिंग इसी दिशा में कर रही हो। तो लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल क्या होता है, साउंड वेव्स जो होती हैं, साउंड वेव्स गैस में या एयर में मेनली कैसी होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। ट्रांसवर्स क्या है, 90 डिग्री का हमेशा अप डाउन होगा। जैसे आप एक दीवार से रस्सी बांध दो और इस रस्सी को जब आप इस तरीके से अप डाउन करोगे तो एक कौन सी वेव बनेगी, ट्रांसवर्स, क्योंकि उसमें उभार उठेंगे इस तरीके से, परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पर होंगे, तो ये हमेशा ट्रांसवर्स कहलाएंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल। अब क्वेश्चन पूछ रहा है समुद्र की तली में विस्फोट हुआ है, तो पहले एक चीज याद रख लेना कि ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं वो सॉलिड के थ्रू, यानी सॉलिड के आर पार जा सकती हैं, सॉलिड को क्रॉस कर सकती हैं, लिक्विड की सरफेस पर, सतह पर, ओनली सतह पर आ सकती हैं, इसके अंदर नहीं जाएंगी। ठीक है, दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हो गई हैं वो लिक्विड के अंदर भी जा सकती हैं, गैस में भी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समुद्र की तली में, यानी अगर मैं एक बात बताऊं आपको कि ये समुद्र की तली सपोज कर लो, यहां पर अगर विस्फोट होगा तो ये लहरें, ये जो वेव्स होंगी ये अंदर चलेंगी पानी के, और पानी के जब अंदर चलेंगी
तो इनमें कंपन इन्हीं दिशा में होते हैं, दैट मीन्स ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। कारण ट्रांसवर्स तो लिक्विड के अंदर चल ही नहीं सकती, केवल सरफेस पर चल सकती हैं, बाहर बाहर सतह पर। अगर ये क्वेश्चन होता कि पानी की सरफेस पर कैसी वेव्स उठती हैं, तो हम कह सकते थे कि भी ट्रांसवर्स भी होगी और लॉन्गिट्यूडनल भी आ जाती हैं। लेकिन मेनली क्वेश्चन क्या कह रहा है, तली में, दैट मीन्स ये अंदर पूछना चाह रहा है। तो अंदर यूनिवर्सल कंसेप्ट है, ट्रांसवर्स हमेशा सॉलिड के थ्रू चलती हैं और लिक्विड की सरफेस पर रहती हैं, वो लिक्विड के अंदर नहीं जा पाती। तो ट्रांसवर्स हम नहीं बोल सकते, दोनों नहीं होंगी। तो कौन सी होंगी, ये वाली लॉन्गिट्यूडनल। तो यह आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, यानी वो स्प्रिंग वाली जैसा कि साउंड वेव है उसके बारे में, मूव्स थ्रू अ सर्टेन मीडियम, द क्वांटिटी विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज। अनुदैर्ध्य तरंग किसी भी माध्यम से जाती है तो किस क्वांटिटी को, किस मात्रा को माध्यम से लेकर के जाती है, संचरित करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो याद रखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव इस तरीके से जब पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते करते वो वेव आगे चलती होती है, लगातार स्प्रिंग के तरीके से आगे चल रही होती है, तो वो जो मीडियम के पार्टिकल हैं, वो पार्टिकल अपनी जगह रहते हैं, उनके थ्रू वाइब्रेशंस आगे बढ़ता है और इनमें एक तरह की क्या होती है, एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव इस मीडियम के इन पार्टिकल्स के थ्रू एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करती ले जाती है, लेकिन पार्टिकल वहीं रहते हैं, अपनी जगह पे ही रहते हैं। तो पार्टिकल का कोई चेंज नहीं हुआ, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, वो अपनी जगह रहे, केवल वो गति कर रहे थे बैक एंड फोर्थ। तो उस बैक एंड फोर्थ से उनका कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, उनके थ्रू एनर्जी केवल ट्रांसमिटेड हो गई है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ट्रांसवर्सल वेव का होता, अनुप्रस्थ का होता, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो अपने साथ एनर्जी भी लेकर के जाती हैं और साथ में मोमेंटम भी लेकर के जाती हैं। मोमेंटम यानी संवेग। कारण पार्टिकल्स जो होते हैं, वो पार्टिकल्स जो एनर्जी के साथ ट्रेवल कर रहे हैं खुद, उनकी भी तो वेलोसिटी आ जाती है, तो वहां से बन जाता है मोमेंटम। लेकिन क्वेश्चन हमारा ट्रांसवर्स का नहीं है, तो हम मोमेंटम या कुछ बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे। पार्टिकल अपनी जगह रहते हैं, केवल एनर्जी उनके थ्रू ट्रांसमिट हो जाती है। जैसे साउंड एक एनर्जी है, जब भी वो किसी मीडियम से जाती है तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में फॉर्म में जाएगी, तो वो हमेशा किसको लेकर के जाती है, केवल और केवल एनर्जी को लेकर के जाती है, मटेरियल को लेकर के नहीं जाती है कभी भी। तो मटेरियल जब भी आएगा, मटेरियल को नहीं लेकर के जाएगी, केवल एनर्जी को ट्रांसमिट करती है। कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें 0 डिग्री पर मूवमेंट होता था पार्टिकल्स का, वाइब्रेशन, वो वाली, जैसे कि साउंड वेव। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हेन अ स्टोन इज ड्रॉप्ड ऑन द सरफेस ऑफ स्टिल वाटर, द वेव्स प्रोड्यूस आर। देखो मैंने बताया था, पानी की सतह पर अगर कोई स्टोन गिराया जाएगा, पत्थर गिराया जाएगा, तो सरफेस पे किस तरीके से प्रोड्यूस होती हैं वेव्स। तो थोड़ा सा सोच के देखो, अगर पानी पे पत्थर गिराया जाए, तो अब ये पानी इस तरीके से कुछ मूवमेंट करता है, ये इस तरीके से लहरें चलती हैं इसके अंदर, और ये वाला मूवमेंट कैसा दिखाई देता है, 90 डिग्री अप डाउन हो रहे हैं। दैट मीन्स ये कौन सा नेचर है, ट्रांसवर्स। लेकिन क्या ये ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ अंदर तक जाएगा सरफेस के, तो नहीं जाएगा, केवल कहाँ रहता है, सरफेस पे रहता है। और क्वेश्चन देखो कहाँ पूछ रहा है, सरफेस पर। तो सरफेस पर हमेशा, अगर मैं सपोज करो पानी गिराने के बाद ये आपको नेचर ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप एक छोटी सी कागज की नाव रख दो इस पे, तो अब आपको पता है वो नाव ऐसे ऊपर नीचे होती है। तो ऊपर नीचे होने का मतलब क्या है, 90 डिग्री वाला कंसेप्ट आ जाता है। ये देखो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है वेव की, कंपन इस तरीके से अप डाउन हो रहे हैं 90 डिग्री का, दैट मीन्स अनुप्रस्थ। और यही क्वेश्चन अंदर पूछता तो हम लॉन्गिट्यूडनल बोल देते, क्योंकि ट्रांसवर्स तो अंदर जाती नहीं है। ट्रांसवर्स कहाँ कहाँ जाती है, सॉलिड के थ्रू आर पार कर सकती है, ठोस के थ्रू, और लिक्विड की सरफेस पर, दो ही जगह रह सकती है। लॉन्गिट्यूडनल आराम से इनके थ्रू ट्रेवल कर सकती है, गैस में भी जा सकती है। तो आंसर हमारा क्या हो गया, ट्रांसवर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट। तो देखो हमें पता है अनुप्रस्थ तरंगें 90 डिग्री पे जो मूव करती है वो कहाँ कहाँ जा सकती हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी बोला, कई बार बोला, सॉलिड्स के थ्रू जा सकती है और लिक्विड की सरफेस पर रह सकती है, यही तो बात थी। तो अब देख लेते हैं, इन अ गैस बट नॉट इन अ मेटल। मेटल तो सॉलिड है, तो मेटल के थ्रू तो जा सकती है, तो गलत हो गया ये। बोथ इन गैस इन मेटल, क्या गैस में जा सकती है, जब वो लिक्विड के अंदर ही नहीं जा पा रही तो गैस में तो बिल्कुल नहीं जा पाएगी। ठीक है, तो गलत हो गया।
नॉट इन अ गैस बट इन अ मेटल, गैस में नहीं लेकिन धातु में, बिल्कुल ठीक है। सॉलिड में जा सकती है, गैस में नहीं जा सकती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें हम, जो मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगें, जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, ये सब उनकी बातें हैं। नॉन मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बातें नहीं हो रही हैं। ये मैकेनिकल वेव्स, जिनको हिंदी में यांत्रिक तरंग कहते हैं, उनकी डेफिनेशन यही कहती है कि जिनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें से कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, तो उनकी बातें हो रही हैं। तो वो ट्रांसवर्स वेव गैस में से तो नहीं जा सकती, मेटल में जा सकती हैं, क्योंकि मेटल सॉलिड होता है। तो यही बात हम बार बार कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, लास्ट ऑप्शन क्या है? नीदर इन ए गैस नॉर इन मेटल, नहीं, मेटल में तो जा सकती है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट, यानी कि श्रृंग हिंदी में, या शिखर बोल सकते हो, एंड अ कंसेक्यूटिव ट्रफ, गर्त जिसको बोलते हैं, इन ए ट्रांसवर्स वेव। देखो, हमने ये बात की थी पहले भी। ये एक, यहां तक एक वेव है, ये यहां से लेके यहां तक ये दूसरी वेव है, यानी आपके सामने टोटल दो वेव्स मैंने पूरी पूरी बना रखी हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट को हमने क्या बोला था? क्रेस्ट। और ये वाला पॉइंट क्या बोला था? ट्रफ। इसको श्रृंग बोलते हैं, शिखर, ये गर्त होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन अ क्रेस्ट, यानी यहां से लेकर के, अच्छा देखो, यहां से दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, लगातार जो क्रेस्ट थे उनकी बीच की दूरी को ही, हॉरिजॉन्टल दूरी थी, इसको हमने वेवलेंथ कहा था। ये बात हमने बोल दी थी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेस्ट एंड अ कॉन्जिक्यूटिव, यानी लगातार जो ट्रफ आ रहा है, ये, इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? यहां से लेकर के और यहां तक की दूरी पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर मैं इसको यहां तक पहुंचा दूं, तो ये पूरी एक वेवलेंथ बन जा रही थी। दैट मीन्स क्वेश्चन सिर्फ यहां इस क्रेस्ट से लेकर के इस कंटिन्यूअस ट्रफ का पूछ रहा है। तो ये दूरी, मैं कह सकता हूं क्या इस पूरी वेवलेंथ की यहां तक क्या है? ये हाफ है, आधी है। तो मैं कह सकता हूं कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ। क्या वेवलेंथ कहेंगे? नहीं, वेवलेंथ तो लगातार दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच की दूरी होती है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो अधिकतम दूरी होती है, अधिकतम विस्थापन होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था। ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ, ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ तो यहां से लेकर के इसकी नेक्स्ट जो वेव आएगी वहां तक जाएगा। तो यहां से लेकर यहां तक, दैट मीन्स वेवलेंथ का आधा, हाफ ऑफ द वेवलेंथ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? देखो, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था, क्या बोल रहा था वो? इधर गामा रेज होती हैं, फिर एक्स रेज होती हैं, और इधर रेडियो वेव्स आती हैं। यहां मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी, एक ही चीज याद रख लो आप, फ्रीक्वेंसी इस एंड पर अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है आवृत्ति। और ज्यादा आवृत्ति तो ये ज्यादा एनर्जी वाली, इसीलिए ये सब गामा रेज वगैरह हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो इस स्पेक्ट्रम का जो ये एंड है, ये हमारे लिए हार्मफुल होता है। ये एंड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, हमारे आसपास दुनिया भर अभी हवा में मौजूद हैं, ये हमारे लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी कम तो वेवलेंथ ज़्यादा। अब देख लो क्वेश्चन किस ऑर्डर में कह रहा है। एक्स रेज होती हैं, गामा किरणें, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इस तरीके से ऑर्डर होता है इनका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ये ऑर्डर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन एसएससी में पूछे जा रहे हैं, कभी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा पूछता है, कभी वेवलेंथ। एक याद रख लो, फ्रीक्वेंसी इस एंड पे मैक्सिमम है, तो अपने आप वेवलेंथ कम हो गया, अपने आप इन अपोजिट पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, तरंग दैर्घ्य सबसे कम पूछ रहा है, तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम गामा की होगी, गामा ऑप्शन में नहीं है। गामा के बाद कौन आ रहा है? एक्सरे। तो एक्सरे हमारा आंसर हो गया। एक्सरे के बाद, अगर एक्सरे नहीं होता ऑप्शन में, यूवी होता तो हम यूवी ले लेते, बट एक्सरे है तो हमारा आंसर हो गया एक्सरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीवी रिमोट कंट्रोल यूजेज, मैंने अभी कहा था टीवी का रिमोट कंट्रोल किसको यूज करता है? इंफ्रारेड, अवरक्त हिंदी में इसको कहते हैं, जिसको हम नहीं देख सकते हैं। नाइट विजन में आर्मी यूज करती है। हीट का, कोई भी कमरे में हीटर चल रहा है, एक हीट निकल रही होगी जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन कमरे को गर्म कर देती है, यानी वो हीटर से जो निकलने वाली हीट भी कौन सी है? इंफ्रारेड। सन से आने वाली हीट कौन सी है? इंफ्रारेड, ठीक है। तो टीवी का रिमोट भी उसी इंफ्रारेड को यूज करता है जो हम नहीं देख सकते, बट वो डायरेक्टली यूज हो जाती है सिग्नल में। तो देखो, इंफ्रारेड, अवरक्त, बाकी तरफ तो जाना ही नहीं है। विजिबल होती तो हमें दिखाई देती, लेकिन क्या टीवी से निकलने वाली रेज दिखाई देती हैं? नहीं, इंफ्रारेड है। उनको देखने के लिए एक स्पेशल टाइप का चश्मा चाहिए। आर्मी के पास जो विजन दिया जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी होगी जो, उससे भी तो हीट निकलती है हर वक्त, हम नहीं देख सकते,
लेकिन ये विजन देख लेंगे तो आर्मी को भी हेल्प होता है कि ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये डेड ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट की बॉडी से हीट निकलेगी ही निकलेगी, तो उनको वो रेड कलर के अंदर दिखाई दे जाते हैं, तो वो उनको मार सकते हैं, किल कर सकते हैं। तो ये हो गया टीवी रिमोट का इंफ्रारेड वाला। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेडिएशन हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। वही देखो स्पेक्ट्रम पर कितने क्वेश्चन आते हैं। गामा रेज इस एंड पे है, इस एंड पे रेडियो वेव्स हैं। फिर यहाँ पर कौन कौन सी है, एक्स रेज हैं, यूवी हैं, विजिबल है, इंफ्रारेड हैं, ये सब स्पेक्ट्रम है। फिर माइक्रोवेव्स हैं, फिर रेडियो है। इस एंड पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, वेवलेंथ मिनिमम। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट, यानी इस एंड से जो भी नज़दीक पहले होगा हमारा आंसर हो जाएगा। रेडियो, विजिबल, इंफ्रारेड, यूवी, आप देख लो। इस एंड से गामा के बाद ना एक्सरे है, यूवी बैठा है, तो यूवी हमारा आंसर हो जाएगा। अल्ट्रा वायलेट, यूवी का क्या काम होता है, यूवी का, तो यूवी लाइट जो होती है, आप वाटर फिल्टर यूज़ करते हो घर पे, तो वो आपको लिखा हुआ दिखता है उसमें यूवी प्लस यूएफ, तो ये तो हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। यूवी यानी कि वहाँ पर एक फ्लोरोसेंट लाइट होती है इस तरीके की, उसमें से ब्लू ब्लू कलर का लाइट निकलता है, ये छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार सकता है अल्ट्रावायलेट। तो यूवी के अंदर एक तरीके से मैं अगर आपको बोलूँ तो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं जिसमें छोटे मोटे हवा में मौजूद पैथोजेंस है वो मर जाएंगे इस यूवी लाइट से। और इसका क्या यूज़ होता है, तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट विभाग में या सरकार के अंदर, जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नकली डॉक्यूमेंट्स, उनकी टेस्टिंग की जाती है इससे। अगर कोई कागज़ था इस पर बाकी सारी चीज़ें तो सही टाइम की लिखी हुई थी, एक पेन से हमने करेक्शन कर दिया बाद में, तो जैसे ही इस पर यूवी लाइट गिराई जाएगी तो वो ये लाइट उसमें अलग तरीके से चमकेगी, ग्लो करेगी, तो बता देंगे कि भी ये बाद में किया गया है, ये इसके साथ नहीं था, ये इंक अलग है। इंक सेम भी होगी तो अलग टाइम पे कुछ सालों बाद अगर ये मार्किंग की गई होगी तो ये पकड़ लेगा। तो यूवी लाइट गिरा करके एक तरीके से ब्लू लाइट होती है, ब्लू कलर की ट्यूबलाइट से निकलती है फ्लोरोसेंट से, तो इसका काम यहाँ भी था, यहाँ भी हो गया। और सूर्य की आने वाली रोशनी से यूवी किरणें हमारी स्किन को डैमेज करती है, ओजोन होल से संबंधित था, ये सब वो क्या है, यूवी वाला पोर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो क्वेश्चन जब भी आए तो मार्किंग कर लेना कि वो गलत पूछ रहा है, सत्य नहीं है। ईएम वेव्स के बारे में पूछ रहा है, तो ईएम वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं, जिनको अगर मैं इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताऊं, इनको कोई भी मीडियम ट्रैवल करने के लिए नहीं चाहिए होता। सूर्य की लाइट है, अंतरिक्ष से हम तक आ जाती है कितनी दूरी से, रास्ते में तो हज़ारों ऐसी जगह है जहाँ वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, यानी इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। नेचर इनकी ट्रांसवर्स होती है, दैट मीन्स 90 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ईएम दोनों कंपन कर रहे होते हैं 90 डिग्री पर, इसीलिए इसको ट्रांसवर्स वेव का नेचर बोला था। अब देखो क्या बोल रहा है, पहला, वेव ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मोमेंटम, बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एनर्जी भी ट्रांसपोर्ट करेगी और साथ में जो पार्टिकल्स हैं वो भी तो वेलोसिटी उनकी भी तो होती है साथ में, तो वो मोमेंटम भी करते हैं, मोमेंटम उनका भी, दोनों ये कैरी करती है ये। अब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज्ड एंड रिफ्लेक्टेड, यस बिल्कुल, पोलराइजेशन की घटना, ध्रुवण की घटना पाई जाती है इनमें। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन ये तो कैसी हैं, ट्रांसवर्स होती हैं, तो ट्रांसवर्स के अंदर तो पोलराइजेशन रिफ्लेक्शन पाया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लॉन्गिट्यूडनल। अब देखो ये गलत हो गया, तो गलत पूछ रहा है, दैट मीन्स ये गलत बात है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या विद्युत चुंबकीय तरंगें लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, नहीं, साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल, जो स्प्रिंग के तरीके से मूवमेंट करती है एक ही डायरेक्शन के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो कैसी होती हैं, ट्रांसवर्स, यानी ये जब गति करती हैं ऐसे, तो इनके परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री पर एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होता है और दूसरे 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चल रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये देखो 90 डिग्री पे कंपन हो रहे हैं, दैट मीन्स ये कैसी नेचर है, ट्रांसवर्स है, ये अनुप्रस्थ प्रकृति होती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती हैं, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलग अलग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा वर्णित, बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ही तो होते हैं, तो ये हमारा गलत है ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फॉर्जरी इन करेंसी नोट्स। देखो फॉर्जरी चाहे डॉक्यूमेंट्स में हो चाहे किसी भी चीज़ की नोट, कागज़ के अंदर अगर आप फ्रॉड चीज़ों को चेक कर रहे हो, जालसाजी का पता कर रहे हो, तो क्या किया जाएगा, मैंने बताया था यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें गिराओ, वो बता देंगी कि भाई ये इंक गलत अलग है या डिफरेंट है, ये इससे पता चल जाएगा। तो ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। इसका लेना देना इंफ्रारेड का हीट से था। रेडियो और माइक्रोवेव किस में यूज़ करते हैं, जो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल्स हैं, सैटेलाइट है, उनमें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव्स के बारे में पूछ रहा है।
अब हमें काफ़ी कुछ चीज़ें पता है इसकी। दे आर इलास्टिक वेव्स। क्वेश्चन पूछ रहा है, गलत सही है, ठीक है। इलास्टिक वेव्स जो वो होती हैं जो मटेरियल पे चलती हैं, कोई ना कोई मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को तो जरूरी नहीं है, वैक्यूम में भी चलती हैं ये, तो ये तो गलत हो गया। दे कैन ऑल्सो मूव इन वैक्यूम, बिल्कुल वैक्यूम में चलती हैं ये, अंतरिक्ष में चलती हैं, ट्रैवल करती है लाइट सूर्य की, हम तक आ जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होते हैं, ये भी ठीक है, यानी दोनों पॉइंट ठीक है। दे मूव विद द स्पीड इक्वल टू 3 लाख मीटर पर सेकेंड। देखो इनकी जो स्पीड होती है ना, इतनी ज़्यादा होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो उनकी स्पीड है, रोमर वैज्ञानिक ने निकाला था इनको, कैलकुलेट किया था, तो ये तो नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब सेकंड और थर्ड ये बिल्कुल सही बातें हैं जो हम बार बार करते भी आ रहे हैं। ये तो मटेरियल वेव्स हैं, कोई ना कोई मटेरियल चाहिए सरफेस पे चलेंगी, वो सब है ये तो आंसर हो गया सेकंड और थर्ड वाला, सी हो गया इसका हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साउंड वेव इन एयर, एयर यानी कि गैस। देखो साउंड वेव्स हैं, स्प्रिंग के तरीके से चलेंगी, स्प्रिंग का तरीका है, दैट मीन्स कितने डिग्री का एंगल होगा, 0 डिग्री वाला, इसीलिए हमने उनको क्या नाम दिया था, लॉन्गिट्यूडिनल, अनुदैर्ध्य। तो आंसर क्या हो गया, अनुदैर्ध्य। ये साफ साफ गैस में पूछ रहा है, एयर के अंदर पूछ रहा है। अगर बात सॉलिड की होती तो हम कह सकते थे कि समटाइम्स या सॉलिड जो होता है उसमें साउंड वेव्स ट्रांसवर्स भी बिहेव कर देती हैं, जैसे कि भूकंप वगैरह के अंदर, भूकंप भी तो साउंड वेव्स ही तो हैं, सॉलिड के थ्रू चलती हैं, उसमें अनुप्रस्थ कह सकते थे हम। लेकिन एयर है, और वैसे भी आपको पता हो कि एयर के अंदर तो ट्रांसवर्स वेव तो चल ही नहीं सकती ना, ट्रांसवर्स कहाँ कहाँ चल सकती थी, सॉलिड के थ्रू और लिक्विड की सरफेस पर, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन साउंड वेव एयर का पूछ रहा है, तो ट्रांसवर्स की तो बात आनी नहीं चाहिए थी, लॉन्गिट्यूडिनल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो होती ही नहीं है, साउंड वेव तो मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक वेव है, जिनको माध्यम चाहिए होता है, और ये वो होती हैं जिनको कोई माध्यम नहीं चाहिए। ये तो एक घटना है पोलराइजेशन की, तो लॉन्गिट्यूडनल होती है साउंड वेव। नेक्स्ट देखते हैं। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ डैश दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ हीटिंग। हीटिंग का साउंड से कोई लेना देना नहीं है, ये गलत हो गया है। हियरिंग, ताप नहीं होगा, सुनना। तो साउंड एक ऐसा रूप है जिसको हम सुन सकते हैं। तो देखो साउंड को मैं बार बार बोलता आ रहा हूं कि साउंड एक तरह की कौन सी वेव्स हैं, मैकेनिकल यांत्रिक तरंगे हैं। क्यों, इनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है, और नेचर इनका कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है, अनुदैर्ध्य होता है, यानी स्प्रिंग के तरीके से 0 डिग्री पे कंपन करती हैं। तो क्वेश्चन वही तो पूछ रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, नहीं, वो तो ट्रांसवर्स होती हैं, उनको तो मीडियम नहीं चाहिए होता, जैसे कि लाइट वगैरह। गूंज रहा है, इको तो कंसेप्ट ही अलग है, साउंड की एक प्रॉपर्टी है। तो बाकी ऑप्शंस बनाए हुए हैं, और ये हीटिंग नहीं है, हियरिंग है, ये सुनने के लिए। तो साउंड एक एनर्जी है जिससे सुना जाता है, लाइट भी एक एनर्जी है जिसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये हियरिंग का था। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। देखो मैकेनिकल वेव आते ही हम आगे पहले इसकी दो तीन बात करते हैं। मीडियम चाहिए होता है इसको, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ ना कुछ चाहिए होगा इसको, ठीक है। और साउंड है जैसे इसका उदाहरण, तो यांत्रिक तरंगी पूछ रहा है। रेडियो, एक्सरे, लाइट, ये तीनों तो हम बार बार उस स्पेक्ट्रम में पढ़ रहे थे जो यहाँ से लेके यहाँ तक बनाते थे, और वो स्पेक्ट्रम तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम था, जो नॉन मैकेनिकल वेव होती थी, जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए था। क्वेश्चन पूछ रहा है स्पेसिफिकली मीडियम चाहिए होता है, तो देखो साफ साफ ये रहा साउंड वेव्स। तो क्वेश्चन टफ आते नहीं है, केवल दो ही तरह की वेव की कैटेगरी है, एक ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली, नॉन मैकेनिकल वाली, जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए, और दूसरी है मैकेनिकल, जिनको मीडियम चाहिए होता है। तो आप साफ साफ देख सकते हो, इन्होंने तीन ऑप्शन दूसरे वाले रख दिए, और एक जो आंसर था वो मैकेनिकल का दे दिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। विच टाइप ऑफ साउंड वेव्स कैन प्रोपगेट इन सॉलिड। देखो वैसे तो साउंड अगर गैस वगैरह में नॉर्मली पूछा जाएगा तो साउंड साउंड हमने बोला था मैकेनिकल वेव है, और साथ में लॉन्गिट्यूडिनल है, अनुदैर्ध्य है, ये बातें हम कर चुके हैं। अब वो पूछ रहा है साफ साफ सॉलिड्स के अंदर। तो देखो हमने ये बोला था कि ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं वो कहाँ कहाँ जा सकती हैं, तो एक तो सॉलिड के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं, और एक लिक्विड की सतह पर, जैसे पानी की सरफेस पर, यहीं जा सकती हैं। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल थी ये आराम से कहीं भी जा सकती हैं।
ठीक है, गैस वगैरह के अंदर तक जा सकती हैं ये। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है सॉलिड्स में कैसा होगा, तो सॉलिड के अंदर ये तो होगा ही होगा, दिखाई दे रहा है, ट्रांसवर्स तो जा ही सकती हैं और लॉन्गिट्यूडनल भी तो जाती हैं। तो इसका मतलब केवल लॉन्गिट्यूडनल नहीं, केवल ट्रांसवर्स ये भी नहीं, या तो लॉन्गिट्यूडिनल या ट्रांसवर्स यानी कि अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ, तो बिल्कुल ठीक है। नॉन मैकेनिकल वेव ओनली, नहीं ये भी गलत है। नॉन मैकेनिकल का जरूरी नहीं, मैकेनिकल भी तो जा रही है, ये सब मैकेनिकल ही तो है साउंड वगैरह। तो आंसर क्या हो गया, ठोस है तो दोनों तरीके से, सिर्फ गैस होता या लिक्विड के अंदर पूछता तो फिर हम आंसर ओनली क्या लगाते, लॉन्गिट्यूडनल लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉट करेक्ट, साउंड के बारे में नॉट करेक्ट है, नॉट को आते ही मार्क कर लो या कहीं ना कहीं लिख लो कि क्वेश्चन नहीं वाला पूछ रहा है। साउंड ट्रेवल एट अ स्पीड स्लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड तो बहुत कम होती है, 343 मीटर पर सेकेंड ही तो होती है, और लाइट की स्पीड तो इतनी ज़्यादा होती है। तो पहला तो बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन गलत का पूछ रहा है। साउंड वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, क्या ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, तो ध्वनि तरंगें अनुप्रस्थ तो नहीं होती हैं, अनुप्रस्थ तो लाइट होती है, ट्रांसवर्स तो 90 डिग्री वाला कंसेप्ट है। जबकि हम सुनते आ रहे हैं कि साउंड कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत मिल गया हमें, देखो। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। साउंड वेव ट्रांसवर्स नहीं होती है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है, स्प्रिंग के तरीके से 0 डिग्री एंगल पर, डायरेक्शन भी वही होता है और कंपन की वाइब्रेशन की डायरेक्शन भी वही होती है, दोनों में 0 डिग्री का एंगल होता है। लास्ट भी सही होगा क्योंकि हमें गलत मिल गया है यहाँ। साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन ड्राई एयर, बिल्कुल ठीक है। नमी वाली जो हवा होती है, बारिश के दिनों में जो हवा होती है, साउंड उसमें तेज ट्रेवल करता है, इसलिए तो मोर की आवाज़, मेंढक के टटराने की आवाज़ हमें बारिश के दिनों में बहुत क्लियर ऑडिबल साफ सुनती है ना, क्योंकि साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये गलत हो गया और गलत ही पूछना है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना कैन नॉट बी एग्जिबिटेड बाय साउंड वेव, यानी साउंड वेव किस फिनोमिना को, किस घटना को नहीं दर्शाती। देख लेते हैं। क्या रिफ्लेक्शन को शो करती है, प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन बोले, या इसको हम बोल सकते हैं परावर्तन, तो बिल्कुल करती है, साउंड टकरा करके वापस आती है, जिसको हम इको बोलते हैं, इको ऑफ साउंड, तो ये घटना तो पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है नहीं। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन की घटना, तो बिल्कुल जब साउंड मीडियम बदलती है, तो मीडियम बदलने पर साउंड भी तो इधर उधर डिफ्लेक्ट होती है अपने पाथ से, उसी घटना को हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। जैसे रात के समय साउंड दूर बजता हुआ कोई डीजे भी हमें साफ क्लियरली सुनाई देता है ना, वो घटना का उदाहरण, इसी घटना का उदाहरण है कि रात को ध्वनि साफ सुनाई देती है दिन के मुकाबले। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस, इसको हिंदी में हस्तक्षेप नहीं, इसको कहते हैं व्यतिकरण। तो इंटरफेरेंस साउंड शो करती है, बिल्कुल करती है। एक वेव के ऊपर अगर दूसरी वेव ओवरलैप हो जाए तो यही तो इंटरफेरेंस है। तो आपने देखा होगा ना कि जो म्यूजिक में बीट्स वगैरह बनाई जाती हैं, वो इंटरफेरेंस करके ही बनाई जाती है साउंड की। या रेडियो सिग्नल होते हैं, कई बार वो ओवरलैप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो साउंड नहीं सुनाई देता, तो ये उदाहरण इंटरफेरेंस के थे। और लास्ट, यानी ये तीनों घटनाएं तो हो रही हैं, क्वेश्चन पूछ रहे नहीं हो सकती, तो पोलराइजेशन, बिल्कुल ठीक है। पोलराइजेशन की घटना क्या होती है, ये मेनली घटना ट्रांसवर्स वेव्स का नेचर है, अनुप्रस्थ में पाया जाता है ये घटना। अनुप्रस्थ कौन सी होती है, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, जैसे कि लाइट वगैरह जो है इनमें पाई जाती हैं। तो आंसर हमारा क्या हो गया कि साउंड पोलराइजेशन घटना को प्रदर्शित नहीं करता। अब पोलराइजेशन का एक उदाहरण बता देता हूँ लाइट का, आपको याद रखने के लिए। आप मूवी देखते हो, 3D मूवी, चश्मा लगा करके, वो जो चश्मा होता है वो एक पोलराइजर होता है। अगर जब आप साउंड लाइट को बिना पोलराइजेशन के देखते हो तो आपको ब्लर दिखाई देता है, ये पोलराइजेशन घटना उसी ब्लड लाइट को साफ कर देती है, क्लियर कर देती है विद द हेल्प ऑफ पोलराइजर। तो ये घटना साउंड में नहीं पाई जाती क्योंकि पोलराइजेशन इन्हीं का एक प्रॉपर्टी है, इनका गुण है ट्रांसवर्स का, ना कि लॉन्गिट्यूडनल का। और साउंड वेव कैसी है, अब तो आपको याद हो गया होगा, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग वेव अन्य तीन से संबंधित नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ अदर। एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नॉन मैकेनिकल है, मीडियम नहीं चाहिए। माइक्रोवेव भी सेम है, रेडियो वेव भी सेम है, यानी ये तीनों तो वही है हमारे उस स्पेक्ट्रम वाली, स्पेक्ट्रम में बैठी हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और चौथा क्या है, साउंड वेव। ये सब एसएससी के क्वेश्चंस आए हुए, बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, ये सब ट्रांसवर्स थी, इनको मीडियम नहीं चाहिए, इसको मीडियम चाहिए होता है।
नेक्स्ट देखते हैं, विच टर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद साउंड वेव? हर्ट्ज। तो बिल्कुल साउंड का अगर मैं बोलूं, हर्ट्ज तो मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, तो इससे लेना देना है इसका। हम बोलते हैं कितने फ्रीक्वेंसी का साउंड है, कितने हर्ट्ज है उसका, हम बात करते हैं 20 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज। डेसिबल, डेसिबल में बिल्कुल साउंड की जो वेव होती है उसकी इंटेंसिटी मापनी हो, तीव्रता, लाउडनेस, तो किस यूनिट में मापते हैं? शोर मापना हो तो हमेशा डेसिबल के अंदर मापा जाता है, तो डेसिबल तो इसकी यूनिट है। कैंडेला, तो कैंडेला जो है उसका संबंध लाइट से आ जाता है, देखने से, विजिबिलिटी से आ जाता है, सुनने से नहीं होता, तो संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो हमारा आंसर हो गया कैंडेला। याद रख लो कैंडल, कैंडल दिखाई देती है तो ये तो सुनने की बात है। और लास्ट है मैक, ये है मैक संख्या, मैच नहीं है ये, मैक संख्या। मैक संख्या क्या होती है? कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड के मुकाबले ध्वनि की स्पीड की तुलना में कितना तेज उड़ सकता है, कितने गुना तेज गति कर सकता है। तो आप सुनते हो ना सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, वो सब ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ साउंड से तुलनात्मक रूप से निकाले जाते हैं, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? मैक संख्या। तो मैक संख्या भी साउंड से संबंधित होती है, तो यहां पर आंसर हो गया कैंडेला, जो कि लाइट से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। लाइट है, बिल्कुल है, रेडियो भी है, साउंड, साउंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है। और माइक्रोवेव ये भी है, हमारा जो स्पेक्ट्रम था उसमें ये भी मौजूद थी, ये भी थी, ये भी थी। आपको ये स्पेक्ट्रम तो पूरा अच्छे से, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, ये तो पूरा याद होना चाहिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, माध्यम नहीं चाहिए होता, नॉन मैकेनिकल है, तो ये यही पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो ये तीनों तो हैं, आपको नाम ही इतनी बार में याद हो जाएंगे। साउंड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, एन ऑसिलोस्कोप, यानी जो ऑसिलेशंस मापेगा, कंपन मापेगा, इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउ अस टू सी वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय। देखो ऑसिलोस्कोप है, दैट मीन्स कंपन को मापेगा। कंपन किस में होते हैं? तो सीधी सी बात है, कंपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में तो होते नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस होते हैं। और ये कह रहा है कि वो कंपन जो किसी डिवाइस से मेजर होते हैं, तो सीधी सी बात है, देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये हमारे तीनों स्पेक्ट्रम की है, तो अपने आप जो चौथा बच गया वो क्या हो जाएगा? ऑसिलोस्कोप। तो ऑसिलोस्कोप से हम साउंड वेव्स जो होती हैं उसकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, ये सब मेजर कर सकते हैं। ये एक मशीन होती है, डिवाइस होती है। तो ऑसिलोस्कोप नाम में है ऑसिलेशंस, कंपन, याद रखना है, फैक्ट है। और अब आपको पता है कि दो ही तरीके की वेव होती हैं, तो जो आपको अलग दिखे बाकी तीनों से, मोस्ट प्रोबेबली वही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, द टाइम पीरियड ऑफ अ साउंड वेव इज 0.01 सेकेंड, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, अच्छा पॉइंट था, कि कोई भी जो वेव होती है एक सेकंड में वो कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है, ये तो कहलाती थी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति। सपोज करो एक सेकंड में 10 वाइब्रेशन कंप्लीट किए, तो 10 हर्ट्ज तो हो गई फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब मैं कहूं 10 जो वाइब्रेशन पूरे किए उसमें अगर एक सेकंड लगा, तो जो एक वाइब्रेशन पूरा किया होगा उसमें कितना समय लगा, वो हो जाता है टाइम पीरियड। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में दोनों में ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन आपको टाइम पीरियड दे चुका है 0.01, तो जस्ट आप इसको इन्वर्स कर दो 1 आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो 1/0.01 करते ही हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो कितनी हो गई? ये 2 जीरो हटेंगे, 100 आ जाएगा आंसर। तो ओवरऑल कंसेप्ट यही बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। इसकी यूनिट सेकंड है क्योंकि ये टाइम है, इसकी यूनिट 1/सेकंड बोल दूं, सेकंड इनवर्स बोल दूं, या हर्ट्ज बोल सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं इसमें, याद रखना। ठीक है। या एक बेस्ट एग्जांपल बताऊं, रस्सी जो कूदते हैं उससे उदाहरण समझना। रस्सी की जो लंबाई होती है वो समझ लो एक वेव की लेंथ है, तो रस्सी की लंबाई को तुमने वेवलेंथ कह दिया। एक सेकंड में आप कितनी बार रस्सी जंप कर सकते हो, उनकी जो नंबर आएगी टोटल निकल करके, कि आपने एक सेकंड में सपोज करो 5 बार जंप किया, तो 5 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी थी। और एक जंप करने में जितना आपने समय लिया होगा वो आपका क्या है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो ये इससे आप तीनों चीजें याद रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव? ध्वनि तरंगों के बारे में क्या सही नहीं है? कैन ट्रेवल थ्रू वाटर? क्या साउंड वेव्स वाटर के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। क्या एयर के थ्रू ट्रेवल कर सकती हैं? बिल्कुल। कोई भी मीडियम चाहिए, क्योंकि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इनको कोई ना कोई मैकेनिकल वेव है, इनको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। अब वो चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, गैस हो, ट्रेवल कर लेगी। स्टील के थ्रू तो सबसे फास्ट करती है ट्रेवल, सॉलिड है इसलिए। वैक्यूम, वैक्यूम यानी जहां कुछ भी नहीं है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती है। इनके थ्रू कर सकती है, इनमें भी सॉलिड में सबसे अच्छा ऑर्डर लगाऊं तो, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और वैक्यूम में जीरो। तो सबसे कम गैस में गति करती है, सबसे तेज स्टील में या सॉलिड में बोल दूं। नेक्स्ट चलते हैं। द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन अ ह्यूमन ब्रेन फॉर अबाउट। देखो, जो आप ध्वनि सुनते हो कान में, वो कितने समय तक हमारे कानों पे बनी रहती है, हमारे मस्तिष्क पे उसका प्रभाव रहता है। तो याद रखना है 1/10 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड बोल दूं, इतना प्रभाव रहता है सुनी गई ध्वनि का। और देखी गई जो इमेज होती है आंख की, आपको पता है, आप आंख का देखते हो कोई भी चीज, उसकी इमेज बनती है रेटिना पे, वो कितने समय तक इफेक्ट रहती है? तो वो 1/16 सेकेंड तक रहती है। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा साउंड का है, साउंड का चैप्टर है हमारा, तो साउंड का इफेक्ट कितने समय तक रहता है? 1/10 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। इसीलिए अगर 1.1 सेकेंड से पहले ही कोई साउंड हमें सुना दिया जाए तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, हमें लगेगा आवाज गूंज रही है, लगातार चल रही है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमारे सुनी गई ध्वनि को 0.1 सेकेंड तक इफेक्ट रहता है। उसके बाद, गैप के बाद, नया साउंड हम दोबारा अगेन सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। When sound waves are propagated through a medium, तो फिजिकल क्वांटिटीज ट्रांसमिटेड। क्वेश्चन यही कह रहा है, किसी भी माध्यम के थ्रू जब साउंड वेव ट्रेवल करती है तो वो अपने साथ क्या ट्रांसमिट करके लेके जाती है साथ में, इस मीडियम के थ्रू? तो देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स तो अपनी जगह पर ही रहते हैं। दैट मीन्स साउंड एक एनर्जी है जो इन पार्टिकल्स के थ्रू ट्रेवल कर जाती है। पार्टिकल मूवमेंट करके अपनी जगह वहीं रहते हैं, वो साथ में ट्रेवल नहीं करते। दैट मीन्स किसको लेकर के जा रहा है साउंड? तो साउंड इज एनर्जी जिसको हम सुन सकते हैं। तो दैट मीन्स केवल और केवल एनर्जी को लेकर के जाता है, मैटर को नहीं। मैटर अपनी जगह ही रहता है, मैटर अपनी साउंड के साथ में नहीं जाता, वो वहीं रहता है। तो साउंड केवल किस चीज को ट्रांसमिट करती है? केवल और केवल एनर्जी को करती है, ना तो मोमेंटम। मोमेंटम को करेगी, स्पेसिफिक केस है वो, लेकिन मैटर को नहीं करेगी। मैटर पार्टिकल अपनी जगह रहेगी। तो साउंड वेव्स किसको ट्रांसमिट करती है? केवल और केवल एनर्जी को, बिकॉज साउंड इज अ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है वो। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन अ साउंड वेव द वाइब्रेशंस आर परपेंडिकुलर। क्या साउंड के अंदर, जो कि लॉन्गिट्यूडिनल है, जिसमें 0 डिग्री था वाइब्रेशंस और उनके बीच में, ट्रांसवर्स में था परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री का कंसेप्ट। तो साउंड में तो परपेंडिकुलर का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। तो ये तो बात यहीं गलत हो गई कि साउंड परपेंडिकुलर वाला वर्ड आएगा ही नहीं। साउंड के साथ तो कैसा आएगा? पैरेलल वाला वर्ड आना चाहिए था। ट्रांसवर्स के साथ आ सकता था परपेंडिकुलर। तो ये तो लंबवत, ध्वनि तरंगों में कंपन लंबवत नहीं होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स, लोचदार तरंगे। हाँ बिल्कुल, जो मैकेनिकल साउंड एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव है यानी कि माध्यम चाहिए उसको, माध्यम के थ्रू गति करेगा, और माध्यम की इलास्टिसिटी पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स। ये बिल्कुल ठीक है। तो कौन से सही है पूछ रहा है, तो ओनली सेकेंड। फर्स्ट तो गलत है, परपेंडिकुलर होती ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिबल इज द यूनिट ऑफ। डेसिबल किसकी इकाई है? तो देखो, आपको पता है डेसिबल का संबंध साउंड से है। क्यों? डेसिबल के अंदर एक वर्ड लिखा गया बेल, और बेल क्या है? ग्राहम बेल। आप ग्राहम बेल वैज्ञानिक को जानते हो, टेलीफोन ये सब जो इनके आविष्कारक थे, तो जो बेल से ही बनाया गया डेसिबल। ठीक है। इसके अलावा और क्या इकाई होती है? तो फोन भी इकाई होती है, तो ये भी इकाइयां होती है। डेसिबल ध्वनि की है। अब ध्वनि की किस प्रकाश की है? क्या नहीं है, गर्मी की, हीट की भी नहीं है। ध्वनि की तीव्रता, तो बिल्कुल ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड है। आपको सिर्फ साउंड याद नहीं रखना, आपको साउंड की भी इंटेंसिटी, तीव्रता, जिसको हम लाउडनेस भी कह सकते हैं, जो शोर होता है उसको मापने के लिए यूज की जाती है।
क्वांटम ऑफ द्रव्यमान को तो नहीं मापती है, तो आंसर हो गया इंटेंसिटी ऑफ साउंड। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ परसीव्ड लाउडनेस। अभी मैंने कहा इंटेंसिटी, लाउडनेस, शोर, कुछ भी हो, आंसर हमेशा क्या होगा, डेसिबल होगा। डेसिबल में ही मापा जाता है। आप कई बार साइलेंट जोन से गुजर रहे होते हैं, वहाँ लिखा रहता है कि भाई इतनी, जैसे एक नॉर्मल बोलूँ मैं, 60 से 80 डेसिबल हमारी एक नॉर्मल जो इंसानों की क्षमता कह सकते हैं, लिमिट कह सकते हैं, कि इसके ऊपर में हमें बहुत प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ये रेंज बनाई गई है कि इतना हम ध्वनि का स्तर सुन सकते हैं। जो माइक होता है एम्पलीट्यूड, वो लाउडनेस, लाउड स्पीकर से देखो लाउडनेस ही तो बढ़ाता है वो, तो डेसिबल शोर बढ़ा देता है। तो डेसिबल इकाई है ध्वनि की प्रबलता की, तीव्रता की। ठीक है, बाकी ये सब फ्रीक्वेंसी उन सब से संबंधित है, मेनली डेसिबल। नेक्स्ट देखते हैं, द लाउडनेस यानी कि तीव्रता, इंटेंसिटी बोल सकते हैं, वो साउंड जिसकी यूनिट थी डेसिबल, वो किस पे डिपेंड करती है। तो देखो, जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बताया था कि वेव कोई कितनी ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगी, वो एम्पलीफायर बढ़ाता है, साउंड को दूर तक लाउडली पहुंचाता है। शेर की दहाड़ बहुत लाउड होती है क्योंकि उसका क्या ज़्यादा होता है, एम्पलीट्यूड। क्या वेलोसिटी ज़्यादा होती है, नहीं। एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है तो बिल्कुल ठीक है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, नहीं, फ्रीक्वेंसी तो उसका तीखापन बढ़ा देगी, और फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी नहीं। तो एम्पलीट्यूड, जो कि देखो याद रखना एम्पलीफायर से जुड़ा हुआ वर्ड है, और एम्पलीफायर आप सबको पता है आवाज़ को लाउड कर देता है, क्योंकि लाउड स्पीकर के साथ में एम्पलीफायर रखा होता है। तो यहां से याद रख सकते हो आप एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट देखते हैं, द क्वालिटी और टोन ऑफ ए म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। देखो जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं संगीत वाले, उनसे जो उत्पन्न संगीत होता है उसकी गुणवत्ता या स्वर किस चीज पर निर्भर करता है। क्या फ्रीक्वेंसीज पर निर्भर करता है, नहीं। फ्रीक्वेंसीज पर निर्भर कौन सी प्रॉपर्टी करती है, पिच करती है। कोई साउंड कितना तीखा होगा, जैसे मच्छर की भिनभिनाहट, बच्चों की आवाज़ चुभती है कानों में, पिच ज़्यादा होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है। आप लोगों के जो अलार्म बजते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, हाई पिच होती है उनकी। महिला की आवाज़, बच्चे की आवाज़, मच्छर की भिनभिनाहट, ये इस प्रॉपर्टी से डिसाइड होती है, फ्रीक्वेंसी से। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड तो ये बात है, यहां दिख रहा है कि आवाज दूर तक जाएगी, लाउड होगी। और लास्ट है वेव फॉर्म ऑफ साउंड, ध्वनि का तरंग रूप, बिल्कुल ठीक है। कोई भी म्यूजिकल साउंड होता है जो, वो उसके वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है कि वो किस संगीत यंत्र से कैसा वेव फॉर्म जनरेट हो रहा है। तो आंसर हो गया है वेव फॉर्म। यहां पर हम हारमनी वर्ड भी यूज कर सकते थे, या टोन्स भी कह सकते हैं, ये प्रेजेंट होती हैं, उस पर भी ये क्वालिटी डिपेंड करती है। ओवरऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन मिल जाए कभी भी, या आपको आपके रिलेटिव्स की आवाज़ आप पहचान पाते हो, आपका ब्रेन साउंड को सुन के डिटेक्ट कर पाता है कि ये मेरे रिलेटिव की आवाज़ है, वो उसके वेव फॉर्म पर या हारमोनी पर या ओवरटोन्स या टोन्स पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पे पिच, एम्पलीट्यूड उसके लाउडनेस, ये अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वालिटी ऑफ अ म्यूजिकल नोट। फिर अगेन वही क्वालिटी आ जाए, म्यूजिक की बात आ जाए, रिलेटिव्स की, साउंड की क्वालिटी की जब भी बात आएगी, गुणवत्ता की, तो हमेशा फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ये पिच से संबंधित है, ये लाउडनेस से संबंधित है। हार्मोनिक्स, बिल्कुल जो मैंने अभी कहा, हार्मोनिक्स बोल दिया जाए, वेव फॉर्म बोल दें, ओवरटोन बोल दें, ये हमेशा म्यूजिकल नोट। आप देखते हो ना म्यूजिक की शॉप पे भी तो कहीं ना कहीं हारमोनी लिखा रहता है, तो उससे संबंधित कर सकते हो, आप उसको लिंक कर सकते हो। वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्वालिटी का। तो ये हार्मोनिक्स हो गई क्वालिटी से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, पिच। पिच मैंने बोला तीखा होना आवाज का, चुभना कान में, वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो करता है फ्रीक्वेंसी पे। यानी आपके सामने अगर दो साउंड वेव्स में बनाऊं, एक इस तरीके से है और एक इस तरीके से है, तो आप देख करके बता सकते हो दोनों में समय समान लगा है। इसने खुद को 20 बार रिपीट किया है, इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, इसकी 2 हर्ट्ज है। तो आपको दिख रहा है कि ये साउंड कान में चुभेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी वो प्रॉपर्टी है जो पिच को डिनोट करती है। क्वालिटी आपको पता है, हार्मोनिक्स पे एम्पलीट्यूड आवाज़ को दूर तक पहुंचाएगा, इंटेंसिटी भी वही बात है, ये दोनों तो सेम है। तो आ गया फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे की आवाज़ की, महिला की, मच्छर की, इन सब की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, पिच ज़्यादा होती है इनकी। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज फॉर मेजर ऑफ नॉइज पोल्यूशन। देखो मैंने बोला था बार बार, शोर, शोर को किस में मापा जाता है,
डेसिबल। यानी कि ध्वनि को मेनली उसकी तीव्रता मापनी है तो हमेशा डेसिबल में ही मापी जाएगी। बाकी हर्ट्ज तो फ्रीक्वेंसी है, नैनोमीटर लेंथ है ये तो, यानी ये वेवलेंथ की यूनिट दे दी, ये फ्रीक्वेंसी की दे दी, ये दे दी इंटेंसिटी की, तीव्रता की। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डेसिबल लेवल ऑफ रस्टलिंग ऑफ ट्री। पेड़ पत्तों की जो सरसराहट होती है उसके डेसिबल लेवल कितना है। तो देखो फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद अगर एग्जैक्ट वैल्यू है तो अटेम्प्ट होगा, अदरवाइज को लॉजिक नहीं है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो पत्तियों की जो सरसराहट की आवाज़ होती है वो 20 डेसिबल का साउंड के लगभग क्रिएट करती है। यानी 10 डेसिबल का साउंड तो ऑलमोस्ट इनऑडिबल होता है, सुन ही नहीं सकते, और बहुत ही कम साउंड होगा तो 20 डेसिबल। तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया, कोई लॉजिक है नहीं। हाँ, डेसिबल से हम शोर मापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नॉइज पोल्यूशन इज क्रिएटेड इफ नॉइज इज इन एक्सेस टू। नॉइज पोल्यूशन पूछ रहा है। देखो इंसानों की जो लिमिट होती है 60 से 80 डेसिबल की, इसमें सुन करके समझ सकते हो। 75 से ऊपर WHO ने घातक बोली है कि इससे ऊपर अगर आप सुनोगे तो आपको सुनने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आने लग सकती हैं। तो 80 डेसिबल 60 डेसिबल ये हमारी सुनने की रेंज है एक। 80 से ऊपर जैसे ही चले जाओगे अब नॉइज पोल्यूशन हो चुका है। तो हमारे पास साफ साफ देख सकते हो एक ऑप्शन है 80 से 99 के बीच, तो ये क्या हो गया है, नॉइज पोल्यूशन की कैटेगरी हो गई है, क्योंकि ये तो नॉइज पोल्यूशन नहीं है 70 की रेंज। तो 80 से अबव वाली, तो याद रखना है, फैक्चुअल डेटा है। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिलो 20 हर्ट्ज और कॉल्ड। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्तियों को की ध्वनि को क्या कहा जाता है। देखो याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। इंसानों की जो सुनने की क्षमता होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। इसको हम हजार को किलो हर्ट्ज भी ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये वो ऑडिबल रेंज है, श्रव्य क्षमता है, सोनिक रेंज है जिसको हम सुन सकते हैं। इस 20 से अगर कम बोली जाए और 20,000 से ज्यादा बोली जाए तो इन दोनों के एक नाम दे दिया गया है। टोटल 3 कैटेगरी बन गई है। बीच वाली बन गई है ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं, श्रव्य, इंसान सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से जो नीचे की होती है उसको नाम दिया जाता है इंफ्रासोनिक। हिंदी में इसको कहते हैं अवश्रव्य, यानी श्रव्य से कम वाली। हमारा क्वेश्चन यही कह रहा है 20 हर्ट्ज से कम वाली, याद रखना है आपको, इंफ्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक क्या होता है, तो ये वाली 20,000 से ज्यादा वाली, ये कहलाती है अल्ट्रासोनिक, ये कहलाती है पराश्रव्य। तो ये दोनों हम नहीं सुन सकते, 20 से कम वाली और 20,000 से ज्यादा वाली। ठीक है, बाकी ऑप्शन बनाए हुए हैं, रिफ्लेक्टेड तो इको वगैरह है ये तो इंफ्रासोनिक इसको हम नहीं सुन सकते, लेकिन गेंडा, हाथी, ये जानवर इसको सुन सकते हैं। अल्ट्रासोनिक को चमगादड़ वगैरह, वेल, डॉल्फिन, ये सब यूज करती हैं। तो इंसान इस रेंज को सुन सकता है ओनली। बाकी कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ये इसको सुन सकते हैं। तो अलग अलग जानवरों की एबिलिटी है। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी रेंज इज सेंसिटिव टू ह्यूमन ईयर्स। मनुष्यों के लिए, तो मनुष्यों के लिए अभी मैंने बोला 20 से 20,000 हर्ट्ज। देखो ऑप्शन यूं कंफ्यूज कर सकता है आपको कि 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज लिख देगा, तो गलत हो गया है अभी ये। 20 से 20,000 हर्ट्ज ये सुन सकते हैं हम सिर्फ, ना 20 से कम जो कि इंफ्रासोनिक है, और 20,000 से ज्यादा भी नहीं सुन सकते अल्ट्रासोनिक को। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स कितनी होती है, तो देखो 20,000 से ज्यादा वाली, तो लेस देन 20 नहीं है तो इंफ्रासोनिक है। बिटवीन 20 टू 2 किलो हर्ट्ज नहीं, 2 किलो हर्ट्ज टू 20 ये भी नहीं, ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा वाली, तो बिल्कुल ठीक है, अल्ट्रासोनिक है ये। कंपेयर टू ऑडिबल, जिसको हम सुन सकते हैं साउंड वेव्स को, और अल्ट्रासाउंड, यानी ऑडिबल और अल्ट्रासाउंड में कंपेयर कर रहा है क्वेश्चन में। तो देखते हैं। हायर स्पीड, तो देखो मीडियम पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड, तो इनमें तो कोई मीडियम का तो फर्क है ही नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। हायर फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड वेव्स के पास क्या होती है, हायर फ्रीक्वेंसी, यही तो बोल रहे हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। क्या ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो स्पीड है वो तो मीडियम पे डिपेंड करती है, ना कि ऑडिबल और अल्ट्रासाउंड की अलग अलग, ये तो फ्रीक्वेंसी की रेंज है, तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ही तो इनको बनाया गया है, तो अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखते हैं।
30,000 हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव्स को क्या कहते हैं? तो अब तो आपको पता चल चुका है, 20,000 से ऊपर वाली को ही हम क्या बोल देते हैं? अल्ट्रासाउंड। तो 30 से ऊपर हो चाहे 50 से ऊपर हो, सबको क्या बोलेंगे हम? अल्ट्रासाउंड, पराश्रव्य। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? कौन सा कथन सही नहीं है? साउंड वेव्स इन गैसेज आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, गैसों में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य। बिल्कुल ठीक है, अनुदैर्ध्य ही होती हैं। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नो अल्ट्रासोनिक। क्या 20 हर्ट्ज से कम वाली को हम अल्ट्रासोनिक कहते हैं? नहीं, 20,000 से ज्यादा वाली को बोलते हैं हम अल्ट्रासोनिक। तो यही आपको आंसर मिल गया कि वो नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अब बाकी तो आप पढ़ सकते हो, ये तो सही होंगे क्योंकि हमें आंसर यही मिल गया है। उच्च आयाम वाली ध्वनि तेज होती हैं। साउंड वेव्स हैविंग हायर एम्पलीट्यूड आर लाउडर। तेज नहीं होती है, तेज सुनाई देती हैं। तो बिल्कुल एम्पलीट्यूड ही तो लाउडनेस को बढ़ाता है। साउंड वेव्स आर हाई ऑडिबल फ्रीक्वेंसी आर शार्प। बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हाई पिच वाली होगी, तेज सुनाई देगी, तीखी होगी। ये भी ठीक है। तो आंसर क्या हो गया कि ये वाला आंसर हो जाएगा, गलत है ये कथन। अगला क्वेश्चन है, बैट्स चमगादड़ डिटेक्ट ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बाय रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड। देखो मैंने बताया था, चमगादड़ जो होती हैं अल्ट्रासाउंड वेव जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली हैं, उनका यूज करके, उनका इको, उनका टकरा करके ध्वनि को सुन करके सामने मौजूद ऑब्जेक्ट की दूरी पता लगा लेती हैं। तो इंफ्रासोनिक नहीं है, अल्ट्रासोनिक। बिल्कुल 20,000 से ज़्यादा वाली चमगादड़ इन्हीं का यूज़ करती हैं, और इनका टकरा करके वापस आती हैं जब ये, तो उसको रिसीव करके दूरी पता लगा लेती हैं ये। उसको बोलते हैं इको ऑफ साउंड। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीड ऑफ साउंड इज फास्टर इन। देखो मैंने पहले बताया था, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, माध्यम चाहिए होता है। तो सॉलिड में सबसे तेज चलती हैं, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और वैक्यूम में जीरो, चलती ही नहीं है। तो सॉलिड में सबसे तेज चलती हैं। तो आप देख लो, ठोस पहला ही आंसर सबसे तेज। ये खूब बार एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। वैक्यूम में जीरो। नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होगा? तो अभी मैंने बोला सबसे अधिक सॉलिड में होगा, और यहां पर सॉलिड ना देकर के क्या दे दिया गया है? स्टील दे दिया गया है। लगभग 57-5800 मीटर प्रति सेकंड, या मोटा मोटा 6000 मीटर प्रति सेकंड स्टील के अंदर साउंड होती है, और एयर में तो 343 मीटर पर सेकंड, इतनी कम हो जाती है। तो स्टील में सबसे तेज होती है, मतलब मैक्सिमम होती है इन ऑप्शंस में से। नेक्स्ट चलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ये जो 343 मीटर पर सेकंड है, ये लगभग 20-21 डिग्री के करीब का डेटा है। ये 20 या 21 के डिग्री सेल्सियस पर इतनी होती है, 20 डिग्री मान लो। तो 0 डिग्री पर कम हो जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर अगर कम हुआ है तो स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। अब वो कितनी हो जाती है? तो लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो सीधी सी चीज है, 0 डिग्री पे 331 मीटर पर सेकंड। अब आप टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने से कंसेप्ट क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड हमेशा बढ़ता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की, ये पार्टिकल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो स्पीड बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ाते ही, मीडियम की। नेक्स्ट देखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी में पूछ रहा है ध्वनि की गति लगभग कितनी होगी। तो देखो, वाटर के अंदर अगर 1500 की जो भी नियरेस्ट ऑप्शन होगा, 1480 हो सकता है, 1498 मीटर पर सेकंड, दैट मीन्स एग्जैक्ट कहीं डेटा नहीं मिलेगा, पर 1500 मीटर पर सेकंड पानी में, यानी नॉर्मली हवा में 343 मीटर पर सेकंड होता है, और आप देखो पानी में जाते ही 1500 हो जाता है। तो स्पीड ऑफ साउंड पानी में बहुत तेज हो जाती है, इसीलिए हम पानी में सोनार प्रणाली, साउंड वेव्स का यूज करके डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स को, इको घटना की मदद से। तो इसीलिए कि पानी में स्पीड ऑफ साउंड तेज है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु की मैक संख्या 1 से अधिक हो तो उसकी गति क्या होती है? देखो मैक संख्या ये एक रेशो है, किसका? स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, एरोप्लेन, आप, हम, कोई भी। रेशो में किसका होता है? स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग। ये हमें पता है 343 मीटर पर सेकंड। अब आप देख लो कि कोई स्पीड कितनी स्पीड से जा रहा है, आप यहां उसका डेटा रख दो, तो आपको मैक संख्या की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है 1 से अधिक, दैट मीन्स यहां पर वैल्यू 1 से ज्यादा कब आ सकती है? जब ये वैल्यू ज्यादा हो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा हो कंपेयर टू
स्पीड ऑफ साउंड से। तो इस कैटेगरी को नाम क्या दिया गया है? इसको नाम दिया गया है सुपरसोनिक। ठीक है, बाकी ये सबसोनिक, ट्रांससोनिक, हाइपरसोनिक, 5 से भी ज़्यादा चला जाए तो हाइपरसोनिक हो जाएगा। तो आजकल हाइपरसोनिक मिसाइल्स, प्लेन्स वगैरह मौजूद हैं जो स्पीड ऑफ साउंड से भी कई गुना तेजी से जाते हैं। ठीक है, तो ये एक कैटेगरी को पूछ रहा है, फैक्चुअल बात हो गई है। यूनिट लेस होता है ये मैक संख्या, याद रखना, क्योंकि स्पीड से स्पीड कैंसिल आउट हो जाएंगी तो कोई यूनिट नहीं होती है इसकी, ये सिर्फ नंबर में होता है 1 2 3 4 5 ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। साउंड मूव्स विद हायर वेलोसिटी इफ, ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा, कब बढ़ेगा? प्रेशर, प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो याद रखना है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे करता है, और स्टिफनेस बोल सकता हूँ सॉलिड के लिए अगर बोलूँ तो वो बात वही हो जाएगी, डेंसिटी, स्टिफनेस, कठोरता बोल दें। इन्हीं फैक्टरों पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ साउंड। इसके अलावा कुछ भी बोल दिया जाए, प्रेशर, एम्पलीट्यूड, किसी पर निर्भर नहीं करेगी। तो प्रेशर पर नहीं करेगी। टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज इंक्रीज, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड हाई वेलोसिटी से गति करेगा, बिल्कुल ठीक है। हमने बात की भी थी कि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो तेज गति से ट्रेवल करते हैं। तो गर्मियों में स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होता है सर्दियों के मुकाबले। अगला है ह्यूमिडिटी ऑफ द मीडियम, बिल्कुल, आप माध्यम की ह्यूमिडिटी बढ़ा दो, ह्यूमिडिटी बढ़ाते ही जो साउंड है वो तेज ट्रेवल करता है। इसका उदाहरण, बारिश के दिनों में मेंढक की टटराहट, मोर की आवाज़ हमें साफ सुनती है। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमिडिटी बढ़ते ही, ह्यूमिडिटी से क्या होता है, ह्यूमिडिटी बढ़ी, हवा की डेंसिटी कम हुई और घनत्व कम होते ही स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाता है। तो बारिश के दिनों में कम डेंसिटी होने के कारण स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा चलता है। तो बोथ बी एंड सी ये दोनों करेक्ट है। इन दोनों के अलावा किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, प्रेशर पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा पर एक बम फटा, इसकी ध्वनि आप पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनेंगे? आप सोचो, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में वैक्यूम बैठा है, निर्वात, तो क्या वहां का साउंड बिना मीडियम वाली जगह से कभी ट्रेवल कर पाएगा और हम तक आ पाएगा? नहीं, एसएससी का ही क्वेश्चन है। इसका मतलब उस जो विस्फोट हुआ है उसकी लाइट तो हमें दिखाई देगी, क्योंकि लाइट तो ट्रेवल कर जाती है वैक्यूम से, बट साउंड जो है उसको मीडियम चाहिए होता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, क्योंकि वो एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको वो साउंड कभी नहीं सुनाई देगा, नहीं सुन सकते हम साउंड को। अगर वो अदर प्लेनेट से आ रहा है तो वैक्यूम को क्रॉस नहीं कर सकता साउंड, लाइट कर सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। ध्वनि अधिक दूरी तक बरसात के दिनों में, रेनी डेज में सुनाई देती है, क्यों? साउंड ट्रेवल स्लोली इन मॉइस्ट एयर, नहीं ये तो हमने नहीं कहा। हमने कहा मॉइस्ट एयर अगर हुआ तो डेंसिटी कम हुई, और डेंसिटी कम हो जाने की वजह से स्पीड इंक्रीज हो गई है। या यूं कह दूं, हवा के अंदर मॉइस्चर आ गया, दैट मीन्स हवा में कौन आ गया? हवा के अंदर पानी आ गया है। तो आपको पता है नेचुरली स्पीड ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? ज़्यादा, और हल्की भी हो चुकी है हवा पानी के आने से। कारण, नाइट्रोजन मौजूद थी नॉर्मल ड्राई एयर में, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 होता है, उसको हटा करके कौन आ गया? H2O। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16 + 2 18। भारी चीज को हटा करके अगर हल्की चीज आ गई है मॉइस्ट एयर में, तो डेंसिटी क्या हो चुकी है उसकी? कम, और डेंसिटी कम होते ही उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो नम हवा में ध्वनि तेजी से चलती है, बिल्कुल ठीक बात है, मॉइस्ट एयर में साउंड तेजी से चलता है। एब्जॉर्ब नहीं करता, एब्जॉर्ब करता है, इससे कोई मतलब नहीं है, फास्ट चलता है मॉइस्ट एयर में। लॉजिक आपके सामने है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर्स रिक्वायर्ड टू हियर एन इको? इको क्या होता है? प्रतिध्वनि क्या होता है? आपने यहां से साउंड बोला, साउंड गया किसी सख्त सरफेस से टकरा करके वापस आप तक आया, इस साउंड को हम कहते हैं इको। आप मूवीज में देखते हो पहाड़ों की तरफ चिल्ला करके नाम पुकारा जाता है, वो नाम कुछ सेकंड के बाद वापस सुनाई देता है, ये कहलाता है साउंड का रिफ्लेक्शन, परावर्तन ध्वनि का, जिसको नाम क्या दिया गया है? इको। इसी का यूज हम सोनार प्रणाली में समुद्र के अंदर जलमग्न वस्तुओं को ढूंढने के लिए करते हैं। ये पूछ रहा है मिनिमम दूरी कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम तो कितनी भी हो, मिनिमम कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना है 17 मीटर या 56 फीट की दूरी होनी ही चाहिए। अगर उससे कम है तो वो साउंड इको नहीं कहलाएगा, वो घटना फिर रिवेबरेशन कहलाएगी, जिसको हम आवाज का गूंजना कहते हैं, वो कहलाएगी।
तो 17 मीटर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए एक साफ इको को सुनने के लिए। ज़्यादा कितना भी हो सकता है, मिनिमम चाहिए ये दूरी हमें, और इससे कम हो गई तो इको ना होकर के ये घटना हो जाएगी जिसमें मल्टीपल टाइम्स इको होता है। एक जैसे बंद कमरा होगा उसमें ये घटना होती है, आवाज़ गूंजती है, या कोई कुआं होता है उसमें आवाज़ गूंजती है, टनल में गूंजती है, तो वहाँ पर 17 मीटर से कम दूरी हो जाती है, तो वहाँ मल्टीपल इको होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टू हियर ए डिस्टेंट इको द टाइम इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड साउंड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आप यहाँ से बोले, साउंड टकरा करके वापस आया, आपको साफ सुनना है इस इको को, तो कितने समय बाद साउंड आए। तो आप सोच के देखो, मैंने आपको बताया था कि सुने गए साउंड का हमारे कानों पर 0.1 सेकंड तक इफेक्ट रहता है। तो अगर इससे ही पहले साउंड आ गया तो क्या हम फर्क कर पाएंगे कि ये पहले वाला साउंड था या बाद वाला है। दैट मीन्स अगर हमें फर्क करना है तो साउंड एटलीस्ट इतने गैप के बाद आए हमारे कानों पे, क्योंकि ये हमारी क्षमता है, इतने समय तक इफेक्ट रहता है। तो 0.1 सेकंड के बाद कम से कम अंतराल होना चाहिए, उसके बाद साउंड आ जाए तो हम पहचान लेंगे कि इको है, अदरवाइज हम नहीं पहचान पाएंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस है ये 0.1 सेकंड, और 17 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम, तो परफेक्ट इको आप सुन सकते हो। तो अच्छा क्वेश्चन था इको का। इको के ये दो कंसेप्ट होते हैं, जानवर इसको यूज करते हैं। इको लोकेशन, इको लोकेशन में चमगादड़, वेल, डॉल्फिन ये सब इसी कंसेप्ट का यूज करती हैं, साउंड को छोड़ती हैं। साउंड जब जाता है इस तरीके से तो टकरा करके वापस आएगा, इसको सुन करके वो डिस्टेंस निकाल लेती हैं ऑब्जेक्ट की, और डिस्टेंस निकालना ही तो इको लोकेशन है। तो साउंड में रिफ्लेक्शन पाया जाता है, लाइट में भी रिफ्लेक्शन होता है, जब हम मिरर में देखते हैं वहां लाइट टकरा करके आती है, यहाँ साउंड टकरा करके सुनाई देती है, इसको हम इको कह देते हैं, ये प्रतिध्वनि कहलाती है। शर्त इसकी यही है 0.1 सेकंड के बाद आए, या दूरी हो मिनिमम 17 मीटर की, ऑब्जेक्ट जिससे टकराने वाला है साउंड उसमें, और सोर्स जो बोला है उसके बीच में। तो अच्छा क्वेश्चन था ये।